टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। सियासी मौसम है और इस मौसम में फेरबदल लाजमी है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर बता दें आपको, एक और फेरबदल की संभावना है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एलएसपी और बीएसपी में हो सकता है गठबंधन और कल इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल बीएसपी इनेलो के साथ है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एलएसपी और बीएसपी एक साथ हो सकते हैं, गठजोड़ कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। कल औपचारिक ऐलान हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल बसपा इनेलो के साथ है, लेकिन जींद उपचुनाव के बाद खासी नाराज नजर आई थी मायावती भी, और ये साफ संकेत दिए थे इनेलो को कि परिवार की खींचतान, विवाद को खत्म करना होगा। बहरहाल अब खबर यह आ रही है कि बीएसपी एलएसपी के साथ हो सकती है, दोनों गठबंधन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है और कल इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी एलएसपी का हो सकता है गठबंधन। चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हर दल अपनी संभावनाएं तलाशता है। जींद उपचुनाव में इनेलो के हश्र के बाद कहीं ना कहीं बीएसपी नाराज थी, मायावती ने भी नाराजगी जाहिर की थी। महेश हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हिसार से। महेश, चूंकि चुनावी मौसम है और जाहिर सी बात है कि हर दल नई संभावना तलाशता है, और जींद उपचुनाव के बाद बसपा नाराज भी थी और संकेत भी दिया था इनेलो को कि जल्द ही पारिवारिक कलह को खत्म करे, विवाद को खत्म करना चाहिए। फिलहाल खबरें ये आ रही हैं कि बीएसपी मन बना रही है, एलएसपी के साथ जाने का गठबंधन हो सकता है, सूत्रों के हवाले से। देखिए पूजा, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से नगर निगम चुनावों का जो परफॉर्मेंस है वो सामने आया था, उसके बाद जिस तरीके से जींद के चुनावी रण में एक शर्मनाक हार का सामना इंडियन नेशनल लोकदल को करना पड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं बसपा के लिए चिंता का विषय हो चुका था कि उनका अपना वोट बैंक खत्म हो रहा था। जिस तरीके से हिसार नगर निगम में जो चुनाव परिणाम सामने आया उसमें बसपा और आईएनएलडी के कैंडिडेट के सिर्फ 2600 वोट उन्हें हासिल हुआ। ऐसे में यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि बीएसपी का वोट बैंक कहां गया और इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक आखिर कहां चला गया। यही जो हालात हैं जींद के चुनावी रण में भी देखने को मिले, जब एक बेहद शर्मनाक हार करीब 3500 वोटों पर जब इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट उमेद रेडू का जो परफॉर्मेंस है वो सामने आता है, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ही बसपा को ये चिंता हो जाती है कि बसपा का अपना वोट बैंक जो कार्डराइज्ड जो सिस्टम उनका है वो आखिर कहां खत्म होता जा रहा है। बसपा को अब अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी है कि बसपा का अपना वोट बैंक जो है वो खत्म हो जाता है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाते ही। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जो ये अलायंस किया गया, इसमें शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि गठबंधन तो कर दिया गया, लेकिन क्या इनेलो बसपा का वोट हासिल कर पाएगी, क्या बसपा का जो वोट बैंक है वो इंडियन नेशनल लोकदल को मिल पाएगा। तमाम सवाल जो है सामने खड़े थे और यही वजह कि अब सब कुछ तय कर लिया गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कल चंडीगढ़ में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। कल सुबह 11 बजे का वक्त रहेगा जब एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें बसपा के नेता बैठेंगे और उसके साथ ही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी उसमें मौजूद रहेंगे, और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गठबंधन का ऐलान यहां पर हरियाणा की जनता के लिए कर दिया जाएगा। जिस तरीके से जींद के चुनावी रण से परिणाम सामने आए थे उसके बाद से ही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को भी ये लगने लगा था कि उन्हें किसी साथी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में साफ तौर से यहां जो एक नया अलायंस है वो देखने को मिलेगा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अब आगे के जो लड़ाई है वो सीधे सीधे कह सकते हैं कि माफ कीजिएगा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी यहां पर बसपा का साथ देती नजर आएगी और कल इसकी आधिकारिक घोषणा चंडीगढ़ में कर दी जाएगी। और इसमें कोई ऐतराज भी नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था जींद उपचुनाव में कि संघर्ष करती भी कहीं नजर नहीं आई थी नेलो, और शायद यही वजह थी कि मायावती ने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी, काफी सख्त मिजाज में नजर आई थी मायावती इलेक्शंस के बाद भी। और एलएसपी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से राजकुमार सैनी ने काफी अग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर चुनाव में उन्होंने पूरी बढ़त बनाई, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि इनेलो से काफी दमदार एलएसपी होती नजर आई, और यही वजह है कि संभावनाएं तलाशते हैं तमाम दल, और शायद इनेलो से ज्यादा मजबूत इस समय एलएसपी नजर आ रही है बसपा को।
गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं बसपा को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। तो ऐसे में जो डीएनए था, इंडियन नेशनल लोकदल का जो डीएनए था, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा था बसपा के कार्यकर्ताओं से, उनकी विचारधारा से। तो ऐसे में अब बसपा को ये चिंता सताने लगी थी कि आखिर उनके अस्तित्व का क्या होगा, उनका अपना वोट खत्म हो रहा था। तो ऐसे में अब एक नया गठबंधन सामने आएगा जिसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बसपा साथ साथ होंगे। जी। और क्या संभावना क्या है कि कल कितने बजे औपचारिक ऐलान हो सकता है और इसमें ये कितनी पुख्ता ये सूत्र, महेश? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि यकीनन आप इस जानकारी को 100% सही मान सकते हैं। कल 11 बजे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बसपा के तमाम नेता प्रेस क्लब चंडीगढ़ में बैठेंगे और उसके साथ ही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और उसके बाद एक नए गठबंधन का ऐलान हरियाणा की राजनीति के लिए कर दिया जाएगा। और किस आधार पर बसपा ये कहेगी कि हम छोड़ रहे हैं इनेलो को? देखिए, साफ तौर से ये कहा जाएगा कि जब गठबंधन किया गया था तब इंडियन नेशनल लोकदल एक साथ थी। अब इंडियन नेशनल लोकदल का वजूद खत्म हो चुका है क्योंकि जो वोटर था या जो लीडरशिप थी वो सीधे सीधे जननायक जनता पार्टी में शिफ्ट हो चुकी है। तो ऐसे में अब वो आधे अधूरे रह गए और यही वजह कि उनका परफॉर्मेंस जीरो हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें ये गठबंधन तोड़ना पड़ रहा है। ये तय है महेश कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इनेलो की दुर्गत है, कुल मिलाकर देखा जाए तो? देखिए, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि रणबीर गंगवा खुद पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर रणबीर गंगवा अभय सिंह चौटाला के बाद सबसे बड़ा नाम है। अगर रणबीर गंगवा पार्टी को अलविदा कहते हैं तो तमाम वो 12 विधायक जो इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में खड़े नजर आ रहे हैं वो साफ साफ जो है पार्टी को अलविदा कहते नजर आएंगे। अगर रणबीर गंगवा खुद पार्टी छोड़ते हैं तो ये तय हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल अब खात्मे की तरफ है। तो ऐसे में अब बसपा अपने कार्यकर्ताओं को ये कहेगी कि वो उनकी सोच के हिसाब से अब नया गठबंधन दे रहे हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बसपा का नया गठबंधन सामने आएगा। जिस वक्त ये गठबंधन किया गया था उस वक्त ये सवाल रह रहकर सामने आ रहे थे कि क्या बसपा का वोटर इंडियन नेशनल लोकदल को वोट कर पाएगा, क्या जो इंडियन नेशनल लोकदल की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बसपा की विचारधारा के साथ मैच करेगी, बसपा का वोटर क्या वोटिंग के लिए चश्मे के निशान की तरफ आगे बढ़ेगा। ये सवाल सामने खड़े थे और उनका जवाब हरियाणा के वोटर्स की तरफ से दे दिया गया। चाहे नगर निगम चुनावों की बात की जाए और चाहे जींद के चुनावी रण की बात की जाए, नतीजा स्पष्ट था कि बसपा का वोटर इनेलो को वोट नहीं कर रहा था और यही वजह कि अब नया गठबंधन करना पड़ेगा अपने वजूद को बचाए रखने के लिए। बसपा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ जाएगी। यानी ये निश्चित है कि बहुत गंभीरता के साथ बहुजन समाज पार्टी जो है महेश, वो आने वाले इलेक्शंस को देख रही है, जो कि संभावनाएं तलाश रही है। उसने देखा कि इनेलो एकदम कमजोर कड़ी है तो फौरन उसका साथ छोड़कर अब कोशिश ये है कि कोई मजबूत दावेदार उसको मिले और उसके साथ हो ले। देखिए, सिर्फ सत्ता हासिल करना एक मकसद नहीं कह सकते आप। जिस तरीके से बसपा का वजूद खत्म हो रहा था, बसपा का अपना वोट कहीं ना कहीं श्रिंक कर रहा था, कहीं ना कहीं गायब हो रहा था, तो यही सबसे बड़ी चिंता यहां पर बसपा के नेताओं को हुई, मायावती को हुई कि अगर बसपा का वजूद ही अगर खत्म हो जाएगा तो सत्ता हासिल करने का सपना बहुत दूर की कौड़ी है। तो ऐसे में जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में बसपा का वोट गायब नजर आया, उसके बाद जींद के चुनावी रण में बसपा का जो अपना वोट है, किसी को भी वो खड़ा करते तो उसमें वो न्यूनतम वोट उन्हें हासिल हुआ करता, वो वोट भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाकर खत्म हो रहा था। तो ऐसे में बसपा को यह लगा कि सत्ता हासिल करना तो बड़ा दूर का सपना है, जो मिनिमम वोट उन्हें किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी कमजोर से कमजोर उम्मीदवार को उतारने के बाद हासिल होता था, वो वोट भी अब इंडियन नेशनल लोकदल के अलायंस के साथ हासिल नहीं हो रहा। और यही वजह कि अब मायावती को एक नए गठबंधन की तरफ सोचना पड़ा, एक ऐसा गठबंधन जो कहीं ना कहीं उनके डीएनए से मैच करता हो, कहीं ना कहीं जो गैर जाट की राजनीति राजकुमार सैनी कर रहे हैं उससे डीएनए बीएसपी का मैच करेगा। क्योंकि गरीब तबके की बात की जाए, चाहे गैर जाट की बात की जाए, चाहे अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की बात की जाए, बेहद दबे कुचले वर्ग की बात की जाए, राजकुमार सैनी उसी की राजनीति कर रहे हैं। और अगर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को बसपा का साथ मिलता है तो यकीनन एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गठबंधन जो है वो हरियाणा की राजनीति में सामने आएगा। और गैर जाट की राजनीति करने का जो एडवांटेज अभी तक सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते चला जाता था, भारतीय जनता पार्टी के नॉन जाट कैंडिडेट को की तरफ वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता था, उसे अब पूरी तरीके से रोकने में बसपा और चलिए, शुक्रिया आपका महेश, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपसे आगे इस पर अपडेट लेंगे। तो सुगबुगाहट लगातार शुरू हो चुकी है, जो कि चुनावी मौसम है। ऐसी ही सुगबुगाहट कांग्रेस के अंदर भी है। दरअसल
हरियाणा में मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने संगठन में आखिरकार फेरबदल का पक्का मन बना लिया है। पिछले 3 दिनों में लगातार हरियाणा कांग्रेस के नेता लोकसभा के चक्कर काट रहे हैं और तमाम बड़े नेताओं से राय मशवरा के साथ कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपने के लिए माहौल बना चुके हैं। इसी पर बड़ी बहस, शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। चुनाव के बाद आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की रिपोर्ट में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ठीकरा फोड़ा गया हो, लेकिन हरियाणा के विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि अगर कांग्रेस को हरियाणा में वापसी करनी है तो हुड्डा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जींद उपचुनाव के बाद यूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से एक और नेगेटिव रिपोर्ट आलाकमान को भेजी गई थी, लेकिन ये अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि अगर हरियाणा में वापसी करनी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को आगे रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भले ही खुले तौर पर सीएम पद का उम्मीदवार घोषित न किया जाए, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी जा सकती है। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें एक पेंच ईडी सीबीआई की जांच है जो पूर्व सीएम पर चल रही है। ऐसे में फॉर्मूला ये भी निकल सकता है कि भूपेंद्र से आगे उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कांग्रेस के सभी गुटों को आखिरकार मना लिया जाए। हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष चुनने की सूरत में चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बागडोर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अशोक तंवर को सौंपी जा सकती है। वहीं चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को सौंपी जा सकती है। कांग्रेस के नए संगठन में रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी अहम जिम्मेदारी रहेगी और उन्हें भी कहीं न कहीं जरूर एडजस्ट किया जाएगा। 2019 लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने फाइनल फार्मूला तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस संगठन के दम पर इस चुनाव में नहीं उतरा जा सकता है। ये आखिरकार कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी समझ आ चुका है। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई ही नहीं, बाकी तमाम बड़े नेताओं को भी अहम पदों के साथ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि करीब 1 दर्जन ऐसे नेता हैं हरियाणा के कांग्रेस में खास तौर पर, जिनको साथ लेकर ही कांग्रेस अपना वापसी का दाव खेल सकती है। और निश्चित तौर पर 2019 लोकसभा चुनावों में इन लोगों को साथ लिए बिना नहीं उतर सकती। कैमरामैन ललित के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो नया फॉर्मूला क्या अपनाएगी कांग्रेस? चूंकि मिशन 2019 सभी दलों के लिए बहुत अहम है, उसके बाद लोकसभा के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव भी। हालांकि संभावना इस बात को लेकर ही बन रही है कि लोकसभा के साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 28 फरवरी को यह भी साफ हो जाएगा। बहरहाल बता दें आपको, बड़ी बहस में हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, चंडीगढ़ से। मनदीप बिश्नोई, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी, हिसार से। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। बाल मुकुंद शर्मा जी, कहते भी हैं कि बदलाव तो नियति होती है और कांग्रेस में तो ये बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी गुटबाजी इतनी ज्यादा हो चुकी है और हर चुनाव में हम देखते हैं गुटबाजी भारी पड़ जाती है और आप लोग पीछे हो जाते हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि पुख्ता तौर पर क्या ये मन बना लिया है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा कांग्रेस में? पूजा जी, वैसे सूत्र आपके भी मजबूत हैं जैसे आप कह रहे थे, लेकिन सूत्र हमारे भी मजबूत हैं। मैं आपको लिख के दे देता हूं कि डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होएगा। डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन या आकलन हो सकता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आकलन कर सकती है। तो ये बताइए कि निकाय चुनाव में आकलन नहीं हो पाया, जींद उपचुनाव में आकलन नहीं हो पाया, और पिछले जब से तंवर जी ने कमान संभाली है बाल मुकुंद जी, हम तो यही देख रहे हैं सर कि अलग अलग रैलियां होती हैं। पोस्टर्स में ना हुड्डा के पोस्टर्स में तंवर जी नहीं होते, तंवर जी के पोस्टर्स में हुड्डा साहब नहीं होते। इससे क्या संदेश जाएगा आपके कार्यकर्ताओं में? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मैं अपने जवाब से आपको संतुष्टि दूंगा पूरी। देखिए, जींद बाय इलेक्शन अगर सच्चाई पूछी जाए, वो जातिगत इलेक्शन एक तरह से बन गया लास्ट में जाकर के, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मायने में एक्सपर्ट हैं। जाति के नाम पे लड़ाना, धर्म के नाम पे लड़ाना, मंदिर के नाम पे लड़ाना, मस्जिद के नाम पे, गाय, गीता, गऊ, चलो उन पे बाद में जाएंगे, हम पहले कांग्रेस पे आ जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है कि डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।
भाई तय तो हाँ, विधायक जो भी करेंगे बदलाव की ना। आपने बात की मैं भी सुन रहा था। जी तय तो मैं विधायक भी बता- करेंगे आपके, मेरी- और जब मेजोरिटी ऑफ विधायक ये मेरी चाहते दो- हैं कि कमान मैं- मेरी पूर्व सीएम दो- हुड्डा को मैं- सौंपी जाए तो उसमें समस्या क्या है? मुझे 1 मिनट दो, 1 मिनट दो, मैं अभी आपको स्पष्ट करूंगा। 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, सीएलपी की लीडरशिप चेंज हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा जब तक कि वो जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो उनसे क्लीन चिट नहीं लेके आएंगे, तो कांग्रेस पार्टी इतना रिस्क नहीं लेगी और ना कोई मायने बात के। आपकी जो रिपोर्ट है उसके कोई मायने नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने का मन भी है क्या आरोपों के कारण? नहीं, ये तो आप राष्ट्रीय लोगों अध्यक्ष के मन में जमानत क्या पर हैं, पीड़ा है, उनको भी बदलेगी आपकी क्या पीड़ा को कांग्रेस? दूर नहीं कर सकते हम। चलिए आपकी वीरेंद्र पीड़ा जी, को हम आपने दूर नहीं कर बालमुकुंद जी सकते, का हम स्टैंड अपने सुना। घर की बात है। हुड्डा का वो नाम मैं बालमुकुंद जी का स्टैंड सुना हमारी वीरेंद्र पूजा जी। जी के प्रति बाध्य हूँ। वो राहुल जी पर भी फार्मूला लागू होता होगा। पूजा जी जो मेरे से सवाल करेंगी वो वो मैं प्रियंका सवाल का गांधी जवाब पर भी दूंगा। लागू होता होगा। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वीरेंद्र जी, और आप 100 केस बना लो झूठे, वीरेंद्र आप जी, 100 केस बालमुकुंद झूठे जी बना से लो जब सवाल भूपेंद्र सिंह पूछा हुड्डा के गया तो खिलाफ, वो तो साफ साफ कोई ये फर्क कह नहीं रहे हैं पड़ता। कि आप 100 कमान केस बनाओ, पूर्व राहुल सीएम को गांधी नहीं साहब, कोई सौंपी फर्क नहीं जाएगी पड़ता। क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ वीरेंद्र जी, क्योंकि गुटबाजी का फायदा कांग्रेस में अब तक जितनी कला खींचतान गुटबाजी चल रही है उसका फायदा साफ साफ पर आपको जाता है। आपको लगता है कि हाँ समय है कांग्रेस के पास संभलने का, अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है, अगर कमान बदली जाती है तो कुछ बेहतर कर पाएगी कांग्रेस, आपको लगता है क्यों ऐसा? बदली जाए, क्यों बदली जाए? वो तो काम कर ही रहे अध्यक्ष तो देखिए कुल मिलाकर अभी भी काम करिए। तो आप तो सच ये पंडित जी, मीडिया मैं के बोलूं? लोग भी 4 साल से कह रहे हैं आज अध्यक्ष बदला मैं जाए, कल बोलूं, अध्यक्ष बदला देखिए, जाएगा। उत्तर मैं दे दूं? ये मीडिया की उपज है ना जी प्रश्न- सारी। तो हवा प्रश्न तेज होती मुझसे तो हम पूछा पूछ गया, लेते हैं मैं सर उत्तर सवाल दे आपसे देता हूं। बालमुकुंद जी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है मैं उत्तर कहीं दे ना दूं कहीं कोई पूजा जी। सच्चाई तो होगी। वीरेंद्र जी आपका जवाब। पूजा जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मैं जवाब दूंगा कि कांग्रेस ने जींद उपचुनाव से पहले अपने बटे हुए आपस में लड़ रहे एक दूसरे के साथ जूतम पैजार में लगे हुए नेताओं को दिल्ली से आदेश देकर एक गाड़ी में भरकर रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव जिताने के लिए जींद भेजा था। वो सब इकट्ठे गए, उन्होंने मिलकर चुनाव प्रचार किया। उसके बाद भी ढाक के 3 पात इनको हासिल हुए। ये कितना भी अपने वर्तमान नेताओं को आगे पीछे करके, घोड़ा आगे करके 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, कितने भी शतरंज के पैंतरे उल्टे सीधे कर लें, कितने भी मोहरों को दाएं बाएं कर लें, सामान तो कुल मिलाकर वही परखा हुआ देखा हुआ है जिसने आज तक हरियाणा को निराश किया है। और जो व्यक्तिगत स्वार्थ की सियासत लेकिन 10 करते साल हैं, 10 साल जनता ने मैं भरोसा तो किया था आदरणीय वीरेंद्र पंडित जी। से ये 10 पूछना साल चाह सत्ता रहा में तो था। रहे थे पूर्व सीएम एक हुड्डा। छोटा सा प्रश्न इन्होंने कहा ये अपना अध्यक्ष किसी को बनाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनकी पार्टी के अध्यक्ष तब तक नहीं हो सकते जब तक उन पर जो आरोप लगे हैं जब तक उनसे वो क्लीन होकर नहीं आते। तो क्या ये फॉर्मूला केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डाओं पर लागू है? ये फॉर्मूला गांधी परिवार को एग्जेम्पशन कैसे देता है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर हैं, उनकी माताश्री जमानत तुम पर आप हैं। लोगों ने दवेश हरियाणा की फिलहाल बात कर रहे हैं। हरियाणा की तरफ ये हुड्डा साहब भी बरी हो गए, हुड्डा साहब भी पाक साहब हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों की जो केवल ये बताइए, आपने जानबूझ के केस महाप्रभु बनाए मेरे ताकि जनता में गलत देवता मैसेज हे आए। पंडित जी, इसलिए ये हुड्डा हरियाणा साहब के की हम लोगों बात को कर रहे ये हैं। बताइए कि क्या ये फॉर्मूला दिल्ली पर भी लागू करोगे? आपने राजनीतिक साजिशन मुकदमे बनाए हुड्डा साहब पे मुकदमे आपने राजिशन साजिशन बनाए हैं। ना वो बिल्कुल भी मुकदमों का नहीं। सामना हमने कर रहे हैं। किसी के खिलाफ कोई साजिश मनदीप नहीं बिश्नोई जी को भी शामिल आप कर लोग लेते हैं। कहते थे मनदीप जांच बिश्नोई जी, करवाइए, मनदीप बिश्नोई आप जी। लोग कहते थे जांच करवाइए, वीरेंद्र जी हमने वापस जांच आएंगे। करवाई, वीरेंद्र जी जांच के वापस आएंगे आधार सर, पर एक मुकदमे कमेंट दर्ज हो मनदीप जी गए। से। अब आप उसको राजनीतिक वीरेंद्र साजिश जी कहते थोड़ा हैं। सा समय बोलने का भी दीजिए, अधिकार नहीं थोड़ा वीरेंद्र समय जी। दीजिए सर। मनदीप जी आपका रिएक्शन, क्योंकि बहुत हवा चल रही है कि कांग्रेस वापसी तो करना चाहती है लेकिन सूरत सिर्फ एक है, जब कमान पूर्व सीएम हुड्डा को सौंपी जाए। आपका रिएक्शन, अगर ऐसा कांग्रेस में होता है तो आपको लगता है कि हाँ थोड़ी मजबूती आएगी, कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? पूजा 2005 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। जिस तरह से इन्होंने जमीनों का लूट और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े गांधी परिवार के दामाद के साथ मिलकर के, उससे प्रदेश की जनता इन्हें बिल्कुल नहीं चाहेगी। और दूसरी बात, जब 2014 में कमान उनके हाथ थी और कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट गई थी, आज कांग्रेस भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को बनाए, कुलदीप बिश्नोई को बनाए, अशोक तंवर को रखे, किसी को बनाए,
कांग्रेस तो रसतल में जा चुकी है। जींद में जिस तरह से ये सब के सब मिलकर प्रचार कर रहे थे, तो भी मात्र 800 वोटों से इनकी जमानत बची। और जिस कुलदीप जी को ये विधायक दल के नेता बनाने की बात कर रहे हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ होने के बाद भी, नरेंद्र मोदी जी की लहर होने के बावजूद भी हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उनकी राजनीतिक दुकान को बंद करने का काम किया था। तो आज ये 0 + 0 + 0 = बिग 0 है। कांग्रेस किसी को ले आए, कांग्रेस का कुछ नहीं बचने चलिए, वाला। वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वीरेंद्र जी, आपने सभी को सुना। बालमुकुंद जी साफ मना कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में कमान नहीं सौंपी जाएगी, लेकिन जो हम तक खबरें पहुंच रही हैं वो ये है कि परिवर्तन होगा और बड़े लेवल पर परिवर्तन होगा। जितने भी 3 बड़े पद हैं उन पर नेतृत्व परिवर्तन होगा। क्या वास्तव में कांग्रेस की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? रसतल में है, जैसा कि बता रहे थे मनदीप जी, के रसतल में जा चुकी है। रिवाइव होने की क्या उम्मीद नहीं है? अगर पूरा नेतृत्व बदला जाता है हरियाणा में तो क्या उम्मीद होगी? देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो है सबके सामने है। कांग्रेस में जो अभी तक सत्तारूढ़ दल से लड़ना चाहिए था, उसके बजाय कांग्रेस में आपस में ही लड़ाई हो रही है। अब जबकि चुनाव का समय आ गया है, अब जाकर जिलावार ब्लॉक की जिला अध्यक्षों की सूची जारी होगी और अब अध्यक्ष बदले जाएंगे या ना बदले जाएं, ये अलग बहस का विषय हो गया। कार्यकर्ताओं में अब ये शक्ति प्रदर्शन होगा कि किस दल को, किस नेता को क्या महत्व मिला है। तो अब ये हाईकमान ने निर्णय करना है और सब नेताओं को खुश करना पड़ेगा। हाईकमान की ये मजबूरी है कि सब नेताओं को साथ लेकर चलने के लिए सब नेताओं में ये बंदरबाट करनी पड़ेगी। लेकिन उसका क्या संदेश जाएगा, उसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में किस तरह लिया जाएगा। और ये देखिए, अभी तक जो भीतरघात की बात थी, वो भीतरघात की बात तो सामने आ ही रही है। अभी नेताओं में एकरूपता नहीं है, अभी आपस में मतभेद भी है, कार्यकर्ताओं में गुटबाजी तक पहुंच गई है। मुझे याद है कि जींद उपचुनाव में ईवीएम खुलने से आधा घंटा पहले डॉक्टर अशोक तंवर कह रहे थे कि जीतने में आधा घंटा रह गया है और विरोधी जैसे सब भीतर चले जाएंगे। उसके बाद उनसे पूछा गया भी क्या आप में जींद की अगर जीतते हैं तो श्रेय किसको देंगे? उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को देंगे। भाई, जींद के सभी नेताओं ने काम किया है। जब वो ये कह रहे थे, तो जब ईवीएम पूरी खुल गई तो बात भीतरघात की आ गई। भाई, कांग्रेस में भीतरघात हुई है। इसका मतलब भीतरघात इतनी महत्वपूर्ण है, जिन लोगों ने भीतरघात किया है वो इतने शक्तिशाली हैं, तो वो आगे आने वाले समय में भी प्रभाव डालेंगे। तो इसलिए कांग्रेस को जमीनी जो है विश्लेषण करना चाहिए। और ये तो हाईकमान का काम है, किसको क्या पद देना है, किसकी कहां उपयोगिता है। तो लेकिन संगठन में जब कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत या कह सकते हैं सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एक से बढ़कर एक नेता है, सबका अपना कद है, अपनी कमान है, अपनी पहचान, अपना रुतबा, अपनी भीड़ है। यही वजह है कि अगर बदलाव हो भी तो कैसे हो, चूंकि एक को अगर कमान सौंपी जाएगी तो बाकी लोग हो जाएंगे नाराज। यही सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की। बालमुकुंद जी, जैसा कि वीरेंद्र सोनी जी बता रहे थे, जो आकलन है उनका आकलन यह है कि आकलन भी और ये सत्य भी था। जब हमने देखा जींद उपचुनाव में ईवीएम जब खुली और जब पूरा रिजल्ट सामने आया तो डॉक्टर अशोक तंवर का साफ तौर पर यह कहना था कि भीतरघात हुआ है। भीतरघात किसके ऊपर निशाना था? अशोक तंवर का। नहीं, ये सोनी साहब को थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूं। डॉक्टर अशोक तंवर ने नहीं कहा। डॉक्टर अशोक तंवर जी ने पहले भी यह बयान दिया, मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि अगर हम जीतते हैं तो सामूहिक नेतृत्व जिम्मेदार है और अगर चुनाव हारते हैं तो मेरी जिम्मेवारी होगी अध्यक्ष के तौर पे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जरूर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भीतरघात हुआ है। अच्छा, उनका इशारा किस लोगों तरफ ने था? कांग्रेस को नुकसान किया। अच्छा, चलिए, उन्होंने कहा तो उनका इशारा किस ओर था? मैं बताता हूं, पूरी बताऊंगा। उनका इशारा चौधरी भजनलाल जी की तरफ नाम लिया उन्होंने कि 1993 में मैंने चुनाव लड़ा, तब भी लोगों ने भीतरघात किया था। हालांकि चौधरी भजनलाल इस दुनिया में नहीं है और बहुत बड़े नेता, बहुत बड़ा चेहरा रहा कांग्रेस का और हरियाणा का आज तक का सबसे बड़ा चेहरा रहे चौधरी भजनलाल जी। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार एमपी रहे हैं। लेकिन बालमुकुंद जी, क्या आप तो इसको इनकार कर सकते हैं? बालमुकुंद जी, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि जब जब पूर्व सीएम हुड्डा का नाम सामने आता है, सबसे पहली काट डॉक्टर अशोक तंवर की तरफ से ही आती है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। डॉक्टर अशोक तंवर पार्टी के अध्यक्ष हैं और लगातार पिछले 5 साल से
वो अध्यक्ष पार्टी की के तो लिए भूमिका होनी लगातार चाहिए दिन रात सबको काम साथ कर लेकर रहे हैं। चलने की सर, लेकिन वो तो कर नहीं पाए, वो तो कर नहीं पाए। अब मैं जब बताता हूं, लोकसभा देखिए मेरी बात चुनाव सुनिए, और मेरी हरियाणा बात सुनिए। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पूजा जी, तो यही हलचल होगी कि हाँ अगर आपको कमान मैं- बदली जाए तो हो सकता है कुछ भला हो कांग्रेस का। पूजा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको ये प्रवक्ता के तौर पर जितने सीधी मैं बता सकता हूं दूसरा कोई नहीं बताएगा। सर हम तो जनता है, ये हम तो 10 जज बार करेंगे, बात चलेंगी, हम तो जनता है, हम तो जज करेंगे सर। जज करेंगे। मैं बताता हूं, राहुल जी के मन में जो बात है, पूजा जी, जो उनकी गुड्स बुक्स में है कि वे अशोक तंवर लगातार काम कर रहे हैं और काम करने वाले चेहरे की लेकिन वो काम कदर का करते नतीजा हैं। तो नहीं मिल रहा, काम का नतीजा तो नहीं मिल नतीजा रहा। मिलेगा, नतीजा मिलेगा। वीरेंद्र सिंह पूजा चौहान जी, क्या मैं- आपको लग रहा है कि भाई अध्यक्ष तो मैं सबको बताता हूं, साथ पूजा लेकर जी, मेरी चलने सुन वाला लीजिए होता है? ना। आपको लगता है कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यही है कि दस अध्यक्ष की अलग 10 राह सीटें पर कांग्रेस है, जीतेगी। बाकी नेता अलग राह पर हैं? वीरेंद्र जी, लोकसभा की 10 की 10 कांग्रेस पूजा जी। सीटें जीतेगी। और पूजा जो जी, आप कह रहे हो वो भी मैं आपको पंडित बता जी देता को हूं, विराम मेरे दीजिए को भी अपने कहिएगा। सूत्र में जोड़ वीरेंद्र लेना। जी जवाब दीजिए। एक जी क्षण, बात एक सुन क्षण। लिया आपको, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए, चलो आप दोबारा बोलता हूं मैं। कांग्रेस कितनी कंफ्यूज्ड है, कांग्रेस की मनोदशा, कांग्रेस के संगठन की स्थिति कितनी बिखराव वाली है, इसका एक प्रमाण ये है कि मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता कई वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके चौधरी भजनलाल को भीतराघात करने की के द्वारा भीतरघात होने की बात कर रहे हैं जींद के उपचुनाव की चर्चा पर। यह अजीबोगरीब स्थिति ये है रणदीप जी ने कांग्रेस कहा, की। मैंने कहा, मैं उसकी दूसरी सफाई दे बात रहा हूं। ये कि कांग्रेस के अभी आपने नाम लिया, रणदीप जी दूसरी ने बात नाम, ये, आप मैंने ये रणदीप जी को बताइए कोट करके बोला है। कि कांग्रेस के रणदीप जी की वर्तमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप जी ने कहा, आप बात घुमाइए नहीं। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए मित्रवर, सुनिए तो सही, मैं आपकी बारे में नहीं बोला। कांग्रेस की स्थिति कुछ इस तरह की है कि राहुल गांधी जी की गुड बुक्स वाले अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और राहुल गांधी जी की किसी और दूसरी बुक्स वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ इनकार कर दिया उनको प्रदेश का अध्यक्ष मानने से। उनके बुलाए गए किसी कार्यक्रम में, उनके बनाए गए किसी कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट नहीं शामिल हुआ। गुड बुक्स वाले अशोक तंवर ने जितनी बैठकें रखी, चिंतन शिविर रखा, किसी में तो हमने देखा था दिल्ली में भी, दिल्ली में भी डॉक्टर अशोक तंवर बुलाते हैं तमाम लोगों को, लेकिन हुड्डा कैंप नहीं पहुंचता। पूजा जी मैं कह लूं, इनको आपने खूब समझ दिया, मेरा भी हिस्सा बनता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की हालत इतनी माड़ी है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गुड बुक्स वालों को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैड बुक्स वाले अपना अध्यक्ष नहीं मानते, उल्टे उनके अंगरक्षक उन पर लाठियां बरसाते हैं। और जिस व्यक्ति पर भीतरघात का ये आरोप लगा रहे हैं, मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा रहे हैं, उस व्यक्ति को क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अगला अध्यक्ष बनाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल क्या हो रहा है कि सूत ना कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा कांग्रेस की ऐसी स्थिति है। इनकी जितनी लीडरशिप है वर्तमान में वो सारी टेस्टेड ट्राइड है। अशोक तंवर को कांग्रेस के किसी भी दूसरे गुट ने इस अवधि में जब से वो अध्यक्ष बने हैं अध्यक्ष माना नहीं। हालत ये हो गई कि वो संगठन में नियुक्तियां नहीं मनदीप जी, कर जब पाए। घर की लड़ाई सड़क पर आ जाती है मनदीप जी, तो आपको लगता है कि पड़ोसी फायदा उठा ले जाते हैं? देखिए, कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं तो है नहीं, इनकी लड़ाई तो हमेशा से चली आ रही है। जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भजनलाल जी को नीचा दिखाने का काम किया। जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तो बंसीलाल जी को कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा। जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो भजनलाल जी और उनके परिवार को कांग्रेस छोड़ करके जाना पड़ा। तो इनकी जुतम पैजार कोई नई बात नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश को बच्चे बच्चे को पता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी तो है ही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जूतम पैजारी भी सरेआम इनके चौक के ऊपर जूते बट रहे हैं, उनकी दाल जूतियों में बट रही है। बाल मुकुंद जी जितनी चाहे सफाई दे लें, लेकिन ये तो सच्चाई है। वीरेंद्र जी, अब ये बताइए, समय तो बहुत कम है और ये अनुमान, ये संभावना है कि 28 फरवरी को हो सकता है डिसॉल्व हो जाए विधानसभा। वीरेंद्र सोनी जी, सवाल आपसे सुन लिया मनदीप जी, आपका सुन लिया मनदीप जी, सुन लिया आपको। वीरेंद्र जी, आपको लगता है इतने कम समय में अगर कमान बदली जाती है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से वो ये है कि सीएलपी लीडर
चेंज हो सकता है, वो ये है कि हुड्डा को कमान सौंपी जा सकती है, वो ये है कि अशोक तंवर को चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी की कमान सौंपी जा सकती है। अगर ये फेरबदल होता है नए सिरे से, आपको लगता है वीरेंद्र जी इतना समय है कांग्रेस के पास समझाने बुझाने का, कार्यकर्ताओं को मनाने का कि आगे वाले इलेक्शंस को संभाल सके कांग्रेस? देखिए, गुटबाजी हर राजनीतिक दल में होती है, कोई कांग्रेस में है, अकेली कांग्रेस में ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन एक स्थिति में अंतर है, भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान शक्तिशाली है, वहां किसी भी इस तरह की गुटबाजी नेता वाले की इतनी साहस नहीं है, जबकि कांग्रेस में जो गुटबाजी को हाईकमान प्रोत्साहन देता है, जिस कारण कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। आज कांग्रेस के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति पर चिंता कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत बने, राज्य की जनता भी चाहती है कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस नेताओं में जिस तरह अब द्वंद्व चल रहा है और जिस तरह परिवर्तन होगा, उससे ये नहीं लगता कि इतनी जल्दी कांग्रेस की वापसी हो पाएगी। अब जो लोगों का झुकाव है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर बनता जा रहा है। जो लोग कांग्रेस में शामिल होने चाहिए थे वो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। करनाल से 2 बार सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जबकि उन पर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। तो इस तरह कई और नेता हैं, जबकि कांग्रेस मजबूत होती, अगर कांग्रेस के नेताओं में एकता होती तो इन लोगों का रुख निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर होता। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी। कितना भी जोड़ घटा कर ले, कितना भी जमा घटा कर ले, गुणा कर ले, कुल मिलाकर के उसकी जो आज हरियाणा में स्थिति है वो शून्य के आसपास उसकी सुई घूम रही है। उससे ऊपर उसका पारा उठने की संभावना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। वही घोड़े, वही हाथी, वही प्यादे इनके हैं, उनको कितना ही आगे पीछे कर लो, कुल मिलाकर के 0 जमा 0 बराबर है सन्नाटा। बालमुकुंद जी, बड़े आरोप लग रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आपकी गुटबाजी जो है वो तो थम नहीं रही। इसका फायदा तो चाहे वो बीजेपी है चाहे जननायक जनता पार्टी है, साफ तौर पर मिल रहा है। बालमुकुंद जी, पूजा जी, ये वीरेंद्र चौहान जी वैसे मेरे मित्र है, मुझे ऐसी टिप्पणी करनी भी चाहिए। मिंडकी को भी जुकाम हो गया, हरियाणा में पहली बार ये लोग जो सत्ता में आए हैं और इस तरीके की ये बात करें, सारे उधार के कैंडिडेट आगे भी उधार के एमपी लेके आएंगे। अभी अरविंद शर्मा का जिक्र किया, जनता ने तो विश्वास किया ना बालमुकुंद जी, एक भी हमारे घोड़े जनता ने तो विश्वास किया बालमुकुंद जी। अब ये बताइए कि कांग्रेस ऐसा क्या करेगी कि जनता कांग्रेस पर विश्वास करे? आपको तो ऐसी रणनीति बनानी होगी। सोनी चोपड़ा सारे के सारे कैंडिडेट बाहर के ले गए और आगे भी उधार के कैंडिडेट ले गए। डॉक्टर मीडिया जिसको उठाए, आपका तो अपना कैंडिडेट था, आपका तो अपना कैंडिडेट था कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला, जो बड़ा चेहरे से आपने उतारा, लेकिन बात तो नहीं बनी। उधार की चीजें लेकर के और मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जनता ने विश्वास किया ना बालमुकुंद जी, जनता ने तो विश्वास किया बालमुकुंद जी। कांग्रेस 10 की 10 सीट जीतेगी और आदरणीय अध्यक्ष अशोक तंवर बिना अध्यक्ष के, बिना सही कमान के कैसे जीतेगी? क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी बालमुकुंद जी? अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में जीतेंगे कांग्रेस की बकरी, और हमारे अभी कार्यकारी अध्यक्ष लगेंगे 3। कान पड़वा के आ गई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप शर्मा और कैप्टन अजय सिंह यादव, ये तीनों कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। आप सूत्र हमसे लिए, मैं सूत्र देता हूं आपको, आपने सूत्रों के हिसाब से बताए। कुलदीप बिश्नोई हमारे सीएलपी के लीडर बनेंगे, आप लिख लेना। इन तीनों बातों में कमी पा जाए तो मैं डिबेट में फिर आऊंगा। भविष्य 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, ये पूछना दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप शर्मा, पंडित जी से पूछना चाहिए कि ये कैप्टन अजय सिंह यादव या प्रवक्ता है, और सीएलपी के लीडर बनेंगे कुलदीप बिश्नोई जी। अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ही रहेंगे। ये है सूत्र, ये है कांग्रेस की थ्योरी। वीरेंद्र जी, कांग्रेस की थ्योरी बता रहे हैं बालमुकुंद जी की डॉक्टर तंवर ही रहेंगे, कमान तो उनके पास ही रहेगी, लेकिन 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। हाँ वीरेंद्र जी, कुछ कह रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मैं कह रहा था पंडित जी इतनी भविष्यवाणी कर रहे हैं तो ये भी घोषणा करते हैं करनाल से भी इन्हें टिकट मिल जाएगी। मैं वाइसो को टिकट मांगूंगा, बिल्कुल मांगूंगा। मैं खुद टिकट का था वो करनाल से, कांग्रेस पार्टी जब निवेदन लेगी तो हम देंगे। आप बतौर भविष्यवक्ता आज इस डिबेट में शामिल हो या बतौर प्रवक्ता, ये भी साफ कर दो पंडित जी महाराज। मैं क्योंकि लोग देख रहे हैं आपको, आज आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो। सोच है वो मैंने रख दी और वो भी मैं आपको बताता हूं। चलिए वीरेंद्र जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि बालमुकुंद जी फिर आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये तो मना कर रहे हैं बालमुकुंद जी की कमान तो डॉक्टर तंवर के पास ही रहेगी, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि हुड्डा को सौंपी जा सकती है कमान, आपको लगता है क्योंकि ईडी और सीबीआई का मामला उन पर चल रहा है, अगर उनको कमान सौंपी जाती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या एक्सेप्टेंस होगी लोगों के बीच में या नहीं?
वीरेंद्र सोनी जी। ये सवाल किस अभी एक नाम बताना सोनी बाकी है। जी 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 हाँ, ये सवाल आपसे था सर। सवाल दोहराइएगा। सवाल ये था कि जैसे सुगबुगाहट है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 चेहरे, 3 कमान अलग अलग बदली जा सकती है। सीएलपी लीडर बदला जा सकता है, तंवर जी को चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी की कमान सौंपी जा सकती है और पूर्व सीएम हुड्डा को कमान सौंपी जाएगी कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन आपको लगता है कि सीबीआई और ईडी के मामले चल रहे हैं उन पर, तो क्या बगावत हो सकती है? क्या वो कमान सही तरह से निभा पाएंगे और क्या एक्सेप्टेंस हो पाएगी उनकी? देखिए, अब ये सब जो है अब जातीय आधार पर हो रहा है। ये कांग्रेस ने अब सभी जातीय वर्गों को संतुष्ट करने के लिए ये एक सोशल इंजीनियरिंग जो फार्मूला अपनाया जाएगा, कितना स्टीक बैठेगा कांग्रेस में इस समय जो सबसे बड़ा लेकिन समय है क्या कांग्रेस के पास इतना? वीरेंद्र जी, के प्रति विश्वास कब हो समय है क्या कांग्रेस के पास इतना? जी जी नहीं, कांग्रेस के पास तो समय है ही नहीं। अब कांग्रेस क्या करेगी? अभी पूरी जिस तरह आप कह रहे थे, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। पार्टी ने एक लाइन पकड़ी हुई है कि चुनाव निर्धारित समय पर होंगे, लेकिन पार्टी से अंदरूनी रूप से पूरी तैयारी है। लेकिन विपक्षी दल पूरी तरह तैयार नहीं है। अभी कांग्रेस में आपस में इतना द्वंद्व है, ये लोकसभा चुनाव के लिए भी पूरी तरह तैयार नहीं है, विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयार होंगे? जनता में ये अपनी जो एकता का, बनावटी एकता का जीन में प्रदर्शन किया था, उस एकता का क्या रूप दे पाएंगे? लोगों को विश्वास नहीं होने वाला कि कांग्रेस की जो एकता है ये स्थायी रूप से हो गई या फिर कहीं से फिर भीतरघात का नारा फिर आना शुरू हो जाएगा। पूजा जी, 2019 के दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे और दिल्ली में भी सरकार बनाएंगे। अभी तो आप बालमुकुंद जी को भविष्यवक्ता बता रहे थे, अब आप खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं। धरातल पर उसकी बहाली की कहीं कोई दूर दूर तक, कोसों कोस तक संभावना नहीं है। चलिए मनदीप जी, आप भी बता दीजिए। उसका खोया मनदीप जी, आप बताइए। जननायक जनता पार्टी ने जींद उपचुनाव में तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग लड़े, दमखम दिखाते नजर आए। अब ये बताइए कि जैसा कि कहा जा रहा है कि रिजॉल्व हो सकती है विधानसभा और उसके बाद एक साथ इलेक्शंस हो सकते हैं, जननायक जनता पार्टी कितनी तैयार है? अगर कांग्रेस की कमान बदलती है तो कितना इफेक्ट आप पर, आप उसको कैसे देख रहे हैं? आपकी क्या तैयारी? देखिए, जिस प्रकार 2 प्रमुख विपक्षी दल हरियाणा प्रदेश में है, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस। इंडियन नेशनल लोकदल की हालत तो जींद में आपने देख ली कि 3-4-5-4 उनका एक मार्किंग बन गई है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की हालत तो सड़कों पर लोगों को नजर आ रही है। जींद में 800 वोटों से जमानत बची है और भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से 154 वायदों ना पूरे करने की वजह से पूरे प्रदेश की जनता इनसे खफा है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विकल्प है तो जननायक जनता पार्टी है। देखा ये जुमला बोलने आते हैं आप केवल कि हमने वादे पूरे नहीं किए। बेरोजगार किसी दिन लेकर आइए हमारा घोषणा पत्र, चर्चा करेंगे हमने क्या क्या काम कर दिया और क्या बचा है। सबकी एक ही मांग है, एक ही आस है और उस आशा का नाम दुष्यंत चौटाला है। वो जींद के अंदर भी देख लिए एक पॉलिटिकल फिक्सिंग की तरह से बेशक से उन्हें पीछे संख्या के बल पर दूसरे नंबर पर रख दिया हो। चलिए बालमुकुंद जी, आखिरी कमेंट आप ही से लूंगी, आप ही से लूंगी, क्योंकि कह सकते हैं कि कांग्रेस भंवर में फंसी हुई है। बहुत से नेता हैं, बहुत से चेहरे हैं, कमान कैसे सौंपी जाए हुड्डा को? दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, ये बड़ी चुनौती। हालांकि आप मना कर रहे हैं कि कमान तो तंवर जी के पास ही रहेगी। मैं बताता हूं, आप जैसे और ऐसी मजबूरी क्या आ गई, ये भी बता दीजिए। ऐसा क्या हो गया कि एक नकारे हुए मुख्यमंत्री को कमान सौंपना चाहती है कांग्रेस? रणदीप सिंह यही बता दो महाराज। बहुत कम समय है सर, बालमुकुंद जी, बहुत कम समय, संक्षेप में। पूजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। ये मैंने पूरे बता दी, ये आपके सूत्र पे पता कर लेना। ये मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी कांग्रेस पार्टी की। अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे। चलिए, अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सोनी जी बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपका भी धन्यवाद। बालमुकुंद शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनदीप बिश्नोई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ कह रहे हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है कि कमान नहीं बदली जाएगी, लेकिन ये बड़ी कठिन चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कह सकते हैं कि कांग्रेस बिखरी हुई है, बहुत सारे गुट हैं, अलग अलग नेता हैं और ये सभी नेता एक लेवल के नेता हैं, इनकी अपनी भीड़ है, अपना नाम है, अपना कद है। ऐसे में अब सूत्र ये बता रहे हैं कि कमान बदली जा सकती है, क्योंकि हमने देखा कि जींद उपचुनाव में क्या हश्र हुआ कांग्रेस का। ऐसे में लगातार विधायकों की मांग है कि कमान बदली जाए और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कमान सौंपी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई और ईडी की रेड चल रही है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है पूर्व सीएम हुड्डा के नाम। ऐसे में अगर कमान उनके ऊपर दी जाती है, उन्हें सौंपी जाती है, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे कार्यकर्ता, क्या एक्सेप्टेंस होगी? क्योंकि
गुटबाजी हावी है और क्या गुटबाजी थमेगी, बड़ा सवाल यही है। अब तस्वीर क्या बनती है, क्या ये बदलाव होता है? 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, 3 बदलाव की खबरें हैं जो कि सूत्रों के हवाले से खबर है। एक तो यह है कि कमान पूर्व सीएम हुड्डा को सौंपी जा सकती है। एक खबर यह है कि अशोक तंवर को चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी की कमान सौंपी जा सकती है और सीएलपी लीडर भी बदला जा सकता है। इन नामों के साथ साथ एक नाम रणदीप सुरजेवाला का भी सामने आ रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा, क्या तस्वीर बनती है? खबर यह भी है कि हो सकता है कि 28 फरवरी को डिसॉल्व हो जाए विधानसभा और उसके साथ ही लोकसभा हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ हो। हालांकि बीजेपी बार बार यह कह रही है कि चुनाव अपने तय समय पर होंगे, लेकिन किस ओर करवट, राजनीति का करवट बैठता है, यह देखना होगा।